this topic has for us. Well, research methodology is kind of a turn-off subject for most master students. अब वजह समझ आती है प्रॉब्ली ये है कि बहुत ज़्यादा थियोरेटिकली इंटेंसिव होता है, एक तरह से ड्राई होता है, और फिर कुछ इसमें इस तरह की टर्म्स यूज़ होती हैं जो कि शायद ये प्रोफेसर ख़ुद करते हैं, हम लोग के लगे कि ये हमारा स्पेशलिस्ट काम है तो बाकी जो भी आएगा उसको मुश्किल होगी। लेकिन बिल्कुल बॉटम पे बिल्कुल इसकी जो रियलिटी है रिसर्च की, इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, इट इज़ एन इंटोवेटिव प्रोसेस, इट इज़ व्हाट यू वुड लाइक टू डू whenever you are confronted with a serious question to answer। जब भी आप से कोई कहता है, कोई सवाल पूछता है कि भाई बताएं कि आपके मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं, तो जब आप उसको जवाब देंगे तो वो चाहेगा कि जो जवाब आप उसको दें वो लॉजिकल हो, आप उसको बता सकें कि आपने ये जवाब कैसे निकाला है, जिस तरीके से निकाला है वो तरीका इस्टेब्लिश्ड है, लोगों को बताया जाए कि मैं इस तरीके से गुज़रा हूँ तो लोग कहेंगे हाँ ये तरीका बिल्कुल ठीक था। आप जो रिज़ल्ट निकालें वो रिज़ल्ट वो होने चाहिए कि अगर कल परसों कोई और भी आके इस तरीके से निकाले तो मोर और लेस वैसे ही आए, और अगर वैसे नहीं आते तो फिर उसकी एक एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि क्यों वैसे नहीं आए। तो बेसिकली आपने डेमोन्स्ट्रेट ये करना होता है रिसर्च मेथडोलॉजी में कि जिस सवाल का आप जवाब दे रहे हैं, द आंसर्स टू योर रिसर्च क्वेश्चंस हैव कम थ्रू अ वेरी लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट प्रोसेस एंड इट कैन बी वेरीफाइड। ये चीज़ होती है बेसिकली रिसर्च। इसके बॉटम पे बिल्कुल ये वही चीज़ है जो आप कभी भी कोई भी आपसे सवाल पूछे और आप उसको जवाब दें तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा। अब इसको ऑब्वियसली द डेवल इज़ इन द डिटेल, तो हम देखेंगे आगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, लेकिन हमें बेसिक चीज़ याद रखनी है कि ये एक सवाल का सही तरीके से जवाब निकालने का तरीका है, और इस चीज़ को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मेथड चेंज होते रहते हैं, मेथड जो है एक तरह की रिसर्च के लिए और होगा, दूसरे के लिए और होगा। जब आपसे कोई पूछेगा कि तुमने मेथड ए क्यों फॉलो किया, तो आपके पास जवाब होना चाहिए। वो आगे से कहेगा मेथड बी भी अच्छा होता है, आप कहें जी बिल्कुल अच्छा होता है, आप मेथड बी से कर लें, लेकिन मैंने मेथड ए से किया क्योंकि ये बिल्कुल लॉजिकल है, साइंस से कंसिस्टेंट है, इसकी फाइंडिंग्स रेप्लिकेबल हैं। ये सारे टर्म्स इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। वैलिड हैं, रिलायबल हैं, हमने जो रिज़ल्ट निकाले हमने साइंटिफिक कम्युनिटी से भी शेयर किए, उधर भी कंसिस्टेंट हैं। तो यकीनन आप सही कह रहे हैं कि जब मल्टीवेरिएट प्रॉब्लम आता है तो उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रिज़ॉल्व कर सकते हैं। एक तरीके से मैंने कर लिया जो कि मैं आपको प्रूव करके दे रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक है, वो जो तरीका आप बता रहे हैं वो भी ठीक है। तो ये कहना कि कोई एक पर्टिकुलर तरीका ठीक है, ये ऑब्वियसली ये दुरुस्त बात नहीं होगी, और कभी कोई कहता है तो उसको आपने लॉजिकली आप सेटिस्फाई कर सकते हैं ये कह के जो मैंने आपको बताया कि एक ही काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीके से मैंने कर लिया, एक तरीके से आप सजेस्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे इस प्रेजेंटेशन में कि स्टेप्स क्या होते हैं रिसर्च कंडक्ट करने के। लेकिन मैं इस चीज़ को दोबारा एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि चूँकि इस सब्जेक्ट की रेपुटेशन एक बोरिंग सब्जेक्ट की है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको ऐसा कहीं पे भी ना लगे। हम इसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से लेके चलें, एक प्रैक्टिकली यूज़फुल तरीके से लेके चलें, और आपको वैसा ही मज़ा आए जैसे आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं जिसमें बड़ी प्रैक्टिकल और एक्सरसाइज करने वाली और हाथ से करने वाली चीज़ें होती हैं। तो होपफुली विल बी डूइंग इट दैट वे। अब देखते हैं रिसर्च कंडक्ट करने के कुछ स्टेप्स क्या होते हैं। यहाँ पे आप देखें जी, स्टेप 1 लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो रिसर्च शुरू कहाँ से होती है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो यहाँ से शुरू होती है कि आपको कोई थीसिस दी जाती है और उस थीसिस का एक टॉपिक होता है। तो उसको हम कह रहे हैं कि आप टॉपिक को या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें। अगर आप प्रैक्टिकल सेटिंग्स में हैं, किसी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में हैं, किसी सोशल साइंस से डील करने वाली इंडस्ट्री में हैं, तो वहाँ पे भी कोई सवाल आता है आपके सामने ये सवाल आ सकता है कि मेरा जो बॉयलर है ये क्यों नहीं ड्राई कर पा रहा उस ग्लास की इक्विपमेंट को जो मैं इसके अंदर रखता हूँ, हालांकि 3 घंटे में ड्राई करना चाहिए इसको। सोशल साइंसेज में आपके सामने सवाल आ सकता है कि
कुछ माँ बाप जो होते हैं वो जॉब करते हैं और कुछ जॉब नहीं करते, तो इससे उनके यंग बच्चों की साइकोलॉजिकल ग्रोथ पे क्या असर पड़ता है। अब ये सारे रिसर्च के सवाल हैं और अब आपने आगे चलना है इन सवालों के जवाब निकालने के लिए। तो दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप होगा कि आप पढ़ें इस चीज़ के बारे में कि पहले लोगों ने इस पे क्या काम किया हुआ है। What has been done by the scientific community before you were given this question। अब ये एक लॉजिकल सी बात है कि अगर आपका सवाल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा पहले कोई रिसर्च करके जवाब निकाल चुका है, तो फिर ज़ाहिर है बेवकूफ़ी होगी कि आप दोबारा एग्जैक्टली वही रिसर्च करें और उसका जवाब निकालें। आपको उसी जवाब को रेफ़र कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका टॉपिक ठीक भी था या नहीं था, ये तो पहले ही कोई कर चुका है। लेकिन ऑब्वियसली सोशल साइंसेज़ में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सवाल जो हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जॉब करने वाले माँ बाप के यंग बच्चों की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे होती है। अब ये बात अगर किसी ने नॉर्वे में एड्रेस की हुई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसने जो जवाब निकाला वो आप इस्लामाबाद में भी चला लेंगे, या वो आप ढाका में भी चला लेंगे, या बीजिंग में भी चला लेंगे, या साउथ अफ्रीका में भी चला लेंगे। ऑब्वियसली चूँकि कल्चरल सेटिंग्स डिफरेंट हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ माँ बाप की डिफरेंट है, जो इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं बच्चों को छोड़ के जाने के लिए जब आप जॉब पे होते हैं डिफरेंट हैं। तो ये रिसर्चेस एक जैसी नहीं है बल्कि डिफरेंट हैं। लेकिन आप उनको रेफ़र ज़रूर करेंगे। आप कहेंगे जी नॉर्वे में भी एक बंदे ने ये किया, उसके ये रिज़ल्ट थे, मैंने किया उसके ये रिज़ल्ट थे, तो ये वाज़ेह तौर पे फ़र्क आया है। और इस फ़र्क की ये वाली वजूहात हैं। तो हो सकता है कि प्रॉब्लम ऐसा भी हो जो कि किसी और ने नॉर्वे में एड्रेस कर लिया, तो हो सकता है आप उसको भी यहाँ पे एड्रेस कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने पहली बात की कि मेरा बॉयलर क्यों नहीं ड्राई कर रहा मेरी इक्विपमेंट को, जो मैं बॉयलर से जो स्टीम जनरेट करता हूँ और उसको ड्राई करने की कोशिश करता हूँ, वो क्यों नहीं होता। तो हो सकता है कि वही बॉयलर अगर कराची में पड़ा हुआ है और वही बॉयलर बॉम्बे में पड़ा हुआ है, तो एक ही जवाब निकले, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंटल सेटिंग्स एक हैं। लेकिन अगर वही बॉयलर कराची में पड़ा हुआ है और वही बॉयलर एक बहुत ड्राई जगह पे पड़ा हुआ है, लेट्स से कि वो अज़रबैजान बकू में पड़ा हुआ है, तो इन ऑल लाइकलीहुड जवाब एक नहीं आएगा। तो उसको भी आप कह सकते हैं कि चूंकि इन्वायरमेंटल सेटिंग्स डिफरेंट थी, इसलिए ये रिसर्च उधर होने का मतलब ये नहीं है कि वो रिज़ल्ट यहाँ यूज़ हो सकते हैं। इसी तरह प्योरली साइंटिफिक रिसर्चेज जो मेडिकल की होती हैं, उसमें भी इसी तरह के सवाल आते हैं कि हमारी मॉर्निंग शुगर या फास्टिंग ग्लूकोज लेवल क्या होना चाहिए कि हम उस बंदे को कहें कि ये प्री डायबिटिक है। अब दुनिया में 5 6 7 बड़े बड़े जीन्स हैं। कॉकेशियंस के लिए ये लेवल इन ऑल लाइकलीहुड कुछ और होगा, द्रविडियंस के लिए कुछ और होगा, आर्यंस के लिए कुछ और होगा, और सब जीन्स के लिए कुछ और होगा। लेकिन जिन एरियाज़ में रिसर्च नहीं होती, जैसे मेडिकल रिसर्च हमारे पास बड़ी कम है, तो हम वेस्ट के स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली उसके कुछ प्राइसेस भी पे करते हैं जब आप किसी और जीन का आपके ऊपर लागू हो जाता है और असल में आप ठीक ठाक होते हैं लेकिन दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं, या उल्टा कि आप ठीक नहीं होते लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे होते क्योंकि आप किसी एक रेंज में फॉल कर रहे होते हैं जो कि 6.25 फुट के और 250 पाउंड के बंदे के लिए निकाला गया था। हम पे फिट नहीं आता है तो हम उसका नुकसान भी उठाते हैं। लेकिन द बेसिक पॉइंट इज़ दैट आपने पढ़ना है, यू हैव टू रिव्यू द लिटरेचर that was written before you started your research on the topic that you're researching। जब आप ये कर लेते हैं लिटरेचर रिव्यू, तो ये स्टेप 3 को देखिएगा। ये चीज़ आपके प्रॉब्लम को फिर आहिस्ता आहिस्ता नैरो करना शुरू कर देती है, क्लैरिफाई करना शुरू कर देती है। आपका कॉन्सेप्ट ज़रा वाज़ेह होता है, फिर आप वेरिएबल क्लियरली डिफ़ाइन कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो था बच्चे की साइकोलॉजिकल ग्रोथ, और उसके पीछे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में मैंने सब रिसर्च पढ़ के अब फैसला किया है कि वो होंगे वालिद साहब की इनकम, वालदा की कितनी देर की जॉब होती है, वालिद साहब की सेहत वगैरह वगैरह, जो भी आप सही समझते हैं वो आपके वेरिएबल्स बन जाएंगे। फिर आप उसकी बेसिस पे अपने हाइपोथेसिस ड्रॉ करेंगे। हम पढ़ेंगे आगे हाइपोथेसिस क्या होता है, और फिर आप ये भी फैसला करेंगे कि इस वेरिएबल को मेजर कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी मेडिकल रिसर्च की बात करें, तो आप कैसे मेजर करेंगे कि मॉर्निंग ब्लड शुगर किसी बंदे की कितनी है। तो वो किसी टूल से भी मेजर हो सकती है, वो किसी प्रॉक्सी से भी मेजर हो सकती है,
यानी टूल का मतलब है कि आप किसी इक्विपमेंट से सीधा सीधा उनका ब्लड ले लें और उसके अंदर देख लें। और प्रॉक्सी मतलब कि कोई और चीज़ देखें जैसे ब्लड शुगर पता चल जाए, जैसे आप उसका यूरिन का टेस्ट कर लें। वो ब्लड तो नहीं है लेकिन वो एक प्रॉक्सी है जिससे काफ़ी हद तक दुरुस्त पता चल जाता है कि ब्लड में कितनी शुगर है। तो आपने फैसला करना होता है कि हर वेरिएबल को कैसे मेजर करना है। उसके बाद स्टेप 4 ये है कि आप पॉपुलेशन डिफ़ाइन करें, मैं कितने लोगों का मेजरमेंट लेना चाहता हूँ। अब ये सवाल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और सोशल साइंसेज की सेटिंग्स में, जैसे हमने शुरू में बात की कि बच्चे की साइकोलॉजिकल ग्रोथ में, वहाँ पे आप पाकिस्तान से जितने मर्ज़ी सैंपल ले लें, वो रिसर्च प्रॉबली अफ्रीका के लिए ठीक नहीं होगी। इसी तरह आप अमेरिका से जितने मर्ज़ी सैंपल ले लें, वो प्रॉबली इंडिया के लिए ठीक नहीं होगी। तो आपने फ़ैसला करना होगा कि आपकी पॉपुलेशन क्या है, यानी आपका एंटायर वो सेट कौन सा है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, और फिर आप फैसला करते हैं कि इसके अंदर से कितने लोगों का मैं डेटा ले लूँगा तो मुझे पॉपुलेशन के बारे में फेयरली पता चल जाएगा। अब ये एक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ स्टेटिस्टिक्स, हम इंशाल्लाह थोड़े अरसे में देखेंगे। चौथी पाँचवीं क्लास में इसके लिए बड़े इजी टूल्स अवेलेबल हैं जो हमें बता देते हैं कि हमें कितना सैम्पल साइज़ लेना चाहिए। इसके बाद फिर आप फैसला करते हैं कि अब मेरा रिसर्च का डिज़ाइन क्या होना चाहिए। मुझे लोगों से घर घर जाके इंटरव्यू करने चाहिए, ऑनलाइन इंटरव्यू करने चाहिए, कोई क्वेश्चनर भरवाना चाहिए, कोई डायरेक्टली रीडिंग ले लेनी चाहिए। वो काम कर रहे हैं और मैं साइड पे बैठ के ख़ुद ऑब्ज़र्व कर लूँ, कैसे करूँगा? फिर अगला स्टेप 5 ये है कि आपने जो भी क्वेश्चनर डेवलप किया, कोई फैसला जिस तरीके से भी फ़ैसला किया आपने कि मैं डेटा लूँगा, कोई इक्विपमेंट ख़रीदी आपने, उसको वैलिडेट करें कि ये ठीक भी है या नहीं। जैसे आप अगर शुगर किसी की मेजर कर रहे हैं तो आप टेस्ट करते हैं ना कि कैलिब्रेटेड है या नहीं वो इक्विपमेंट। तो इसी तरह आप अपने क्वेश्चनर को भी टेस्ट करते हैं कि वो वही चीज़ पता चलेगी इससे जो मैं पता करना चाह रहा हूँ कि कहीं इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो इसको हम कहते हैं वैलिडेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और क्वेश्चनर। इसके बाद स्टेप 6 आता है जिसमें आप उस क्वेश्चनर या उस इंस्ट्रूमेंट से या उस इक्विपमेंट से डेटा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। इसमें एथिक्स के इश्यूज़ आ जाते हैं जिनको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे, कि उस बंदे को पता होना चाहिए कि आप उससे क्या डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उसको पता होना चाहिए कि इस डेटा इकट्ठा करने से उसको क्या फ़ायदे या नुकसानात हैं। ये सेटिंग्स स्पेशली मेडिकल स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन हर स्टडी में इसकी एथिक्स की इंपॉर्टेंट अपनी जगह पे है। इसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे। फिर जब आपके पास डेटा आ जाता है तो आप उसको एनालाइज़ करते हैं स्टेप 7 में। स्टेप 8 में आप फिर अपने रिज़ल्ट्स जो हैं वो दुनिया को बताते हैं, मैंने रिसर्च किया और इसके ये रिज़ल्ट आए। आप साथ साथ ये भी बताते हैं कि आप क्या नहीं कर सके, गैप्स क्या रह गए हैं, और फिर ये भी बताते हैं कि जो आगे लोग आएंगे जो इस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं वो उनको क्या काम करना चाहिए। अब अगर आप स्टेप 8 को उठा के दोबारा स्टेप 2 से जोड़ दें तो एक तरीका ये समझ आता है कि एक सवाल होता है ना स्टूडेंट्स का कि हम रिसर्च टॉपिक कैसे ढूंढें, हमारा रिसर्च टॉपिक क्या है। तो उसका जवाब ये है कि आप स्कॉलरली पेपर पढ़ें, लोगों की पब्लिकेशंस पढ़ें, उनके आखिर में लिखा होता है फ्यूचर रिसर्च। वो बताते हैं कि हमने रिसर्च की लेकिन ये गैप्स रह गए, आप इसमें कर लें। तो आप उसमें से कोई भी टॉपिक चूज़ करके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और इस तरह ये एक रिसर्च का एक साइकिल चलता रहता है पूरी दुनिया में। और आप ये स्टेप 2 के आखिर में आप देख रहे होंगे लाल रंग में लिखा हुआ है स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, यानी आप थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन हर कोई करता है और वो बहुत बड़ी रिसर्च बन जाती है, एक जायंट का काम बन जाता है जब लोग उसको फॉलो अप करते रहते हैं। लेकिन अगर आप स्टैंड अलोन करते रहेंगे, वो ज़ाहिर है उसका छोटा सा इम्पैक्ट होगा, शायद कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर आप एक कंटिन्यूटी वाली रिसर्च को आगे लेके चलेंगे, आपकी कंट्रीब्यूशन शायद बहुत कम हो लेकिन ओवरऑल सोसाइटी को, इंजीनियरिंग को आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होगी। आगे चलते हैं जी। रिसर्च जो है, अब ये सवाल ये आता है कि ये रिसर्च जो है ये क्या फुल प्रूफ है? हम जो रिसर्च करते हैं बिल्कुल ठीक उस सवाल का जवाब निकल आता है जो हम निकालना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। द आंसर इज़ नो। रिसर्च गिव्स अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड improves our understanding, but it is not foolproof. It does not guarantee perfect results every time, or it does not offer absolute truths every time we do the research. There can be many reasons for it, लेकिन हम कुछ रीज़न्स अभी आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है
और जब ये होता है तो ऑब्वियसली आप देखते हैं कि कुछ लोग रिसर्च से वेरे भी होते हैं। लोग कहते हैं यार ये तो बताते रहे हैं 20 साल तक के आलू खाने से मोटा होता है बंदा, अब देखो नई रिसर्च आ गई और वो कह रहे हैं आलू खाने से पतला होता है। तो मैं तो आइंदा रिसर्च पे बिलीव करूँगा ही नहीं। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं रिसर्च की आउटपुट को और उस चीज़ को जो हमारे पास और ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हैं, तो जो रिसर्च है वो बाय फार सुपीरियर ऑप्शन है। ठीक है, उसने एक ने रिसर्च करके कहा कि आलू नहीं खाओ मोटे हो जाओगे, एक ने कहा नहीं आलू खाओ ताकि पतले हो जाओ। आप लेकिन आप क्या करेंगे फिर? क्या आप आलू खाएंगे या नहीं खाएंगे? फैसला तो करना है ना। तो दोनों स्टडीज़ को पढ़ें, दोनों को देखें किन लोगों पे रिसर्च हुई थी, उनके जीन्स क्या थे, आपके जीन्स क्या हैं, आलू किस किस्म के थे, सुबह को खाता था, शाम को खाता था, साथ मायनीज़ लगा के खाता था कि नहीं लगाता था, फ्राई करके खाता था कि नहीं खाता। तो आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी कि अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो आलू कैसे खाएं और कम करना चाहते हैं तो कैसे खाएं। तो बॉटम लाइन कि रिसर्च बहरहाल एक बहुत सुपीरियर ऑप्शन है बजाय इसके कि आप कुछ भी ना करें। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं कि ऑल्टरनेट्स क्या हैं फिर, अगर जो बंदा रिसर्च नहीं करना चाहता तो वो फिर क्या करता है। तो वो जो करता है उसको हम जनरली कहते हैं नॉन साइंटिफिक प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। यानी नॉलेज पैदा हो रही है, मीडिया में आप रोज़ देखते हैं बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए बता रहे होते हैं, वही बंदा होता है, वही बजट के बारे में भी बता रहा होता है, वही मौसम के बारे में बता रहा होता है, वही मेडिकल के बारे में बता रहा होता है, वही बता रहा होता है कि रोडें कैसे ठीक करनी है, वही बता रहा होता है कि सीवरेज सिस्टम कैसे ठीक होगा, वही बता रहा होता है पीआईए को कैसे चलाना है। तो और मज़े की बात यह है कि उन पे लोग बिलीव भी कर रहे होते हैं और फिर गवर्नमेंट भी उनको सुन के तो प्रेशर की वजह से या किसी भी वजह से उस पर एक्शन भी करना शुरू कर देती है। तो ज़रा देखते हैं ये नॉन साइंटिफिक प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज होती क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं, इसमें गलतियाँ कहाँ पे होती हैं, एड्रेस कैसे किया जा सकता है। अब जो नॉन साइंटिफिक प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज का सबसे बड़ा सोर्स है ना, वो इंसान का अपना ओपिनियन और एक्सपीरियंस है, या जिसको हम कॉमन सेंस कहते हैं। अब कॉमन सेंस देखने में तो बड़ा अट्रैक्टिव बात लगती है कि यार मैं खुद गया, मैंने खुद देखा कि यार उस दुकान पे बंदा बदतमीज़ी कर रहा था, सेल्समैन। अब मैं कभी भी इस चेन पे, डी वाटसन पे, शाहीन मेडिकोज पे, पंजाब कैश एंड कैरी पे मैं कभी नहीं जाऊंगा, उसके तो सेल्समैन होते ही बदतमीज़ हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये आपने खुद एक्सपीरियंस किया तो आपको तो ठीक ही लग रहा होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं। फ्लॉज ये हैं कि कितनी दुकानें हैं शाहीन की पाकिस्तान में, फ़र्ज़ करें 150 दुकानें, आपने कितना सैंपल लिया? 150 में से एक दुकान, उस दुकान में कितने सेल्समैन थे? 16 सेल्समैन थे, उनमें से कितनों ने बदतमीज़ी की? एक ने बदतमीज़ी की। तो एक मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 150, तो ये जो तकरीबन 2,500 लोग हो गए, इनमें से आपने एक को ऑब्ज़र्व किया और फैसला कर लिया कि शाहीन के सेल्समैन बदतमीज़ होते हैं। ऑब्वियसली गलत फ़ैसला है, लेकिन चूँकि आपने खुद एक्सपीरियंस किया तो आप उसको एज नॉलेज ट्रांसफ़र करते रहते हैं, वो लोगों में चलता रहता है और उससे डिसीजंस होते रहते हैं। तो इस चीज़ को ना लोगों ने बड़ा अच्छा रिसर्च किया हुआ है कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं हमें बात को समझने में, और उन प्रॉब्लम्स को कैसे गलत तरीके से आगे प्रोपेगेट किया जाता है। अब दो तीन चीज़ें जो कि मैं सजेस्ट करूँगा आप ज़रूर पढ़ें, जिससे आपको समझ आएगी कि हम कैसे ये गलतियाँ करते हैं। तो उसमें पहला ये एक है वेबसाइट, इसका नाम है youarenotsosmart.com। ये डेविड मैक्रानी एक बंदा है, ये आप स्लाइड के लेफ़्ट बॉटम पे देख रहे होंगे, इसकी अपनी तस्वीर बनी हुई है। youarenotsosmart.com, ये बड़ा अच्छा ब्लॉग लिखता है और ये आपको बताता है कि आप रोज़ क्या छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे होते हैं जो बिल्कुल इलॉजिकल होती हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप ठीक काम कर रहे हैं। तो आपको जब भी कहीं मौका मिले, कहीं ट्रैवलिंग में आते जाते, इसका पॉडकास्ट भी है, रिटन ब्लॉग भी है, किताब भी है, आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको ये बात बड़ी डिटेल में समझ आएगी। दूसरी चीज़ होती है लॉजिकल फैलेसीज़। इंसान जो है वो बहुत सारे काम अपनी तरफ से स्मार्टली कर रहा होता है, लेकिन वो एक्चुअली फैलेसी होती है। अब इसमें बहुत सारी फैलेसीज़ हैं, लेकिन ये एक वेबसाइट है yourlogicalfallacies.com, जो स्लाइड के सेंटर में आपको नज़र आ रही है। आप इसको देखें तो आपको समझ आएगी कि कैसे रोज़ आप छोटी छोटी गलतियाँ लोगों से बात करते हुए, डिसीजंस करते हुए कर रहे होते हैं। और फिर तीसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, ये एक किताब है डीन बर्नेट की, द इडियट ब्रेन। ये छोटी सी किताब है, लेकिन ये आपको बड़े बड़े अच्छी रीडेबल तरीके से समझाता है कि हमारा दिमाग कैसे फजूल किस्म की
ग्रेव मिस्टेक्स कर रहा होता है जो हमें समझ ही नहीं आती। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, इसी किताब में से इसने इस तरह लिखा हुआ है कि आप एक कंप्यूटर ख़रीदें, उसमें अपनी तस्वीरें डालें, ठीक है जी। अब वो जब आप कहीं खाने पीने जाएँ और वापस आएँ तो पीछे से वो आपकी तस्वीरें चेंज कर चुका हो, आपकी मूंछें बना चुका हो, जबकि आपकी मूंछें नहीं थी, आपने टोपी पहनी हो, वो टोपी उड़ा चुका हो, आपकी जगह आपकी अम्मी की तस्वीर रख दी हो, आपने हाथ में कुत्ता कुत्ते का रस्सी पकड़ी हुई थी, वो आपके हाथ में भैंस पकड़ा गया हो, ऐसी तस्वीर आपको आपकी नज़र आ रही हो, आप क्या करेंगे उस कंप्यूटर के साथ? आप उसको उठा के फेंक देंगे ना, आप कहेंगे ये कैसा कंप्यूटर है यार, इसलिए मैंने थोड़ी लिया था। तो जो आपका दिमाग है ये उस कंप्यूटर से भी ख़राब है इस मामले में। बहुत सी चीज़ें वो चेंज करता रहता है जो कि आपको समझ ही नहीं आती। मैं आपको एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, आपको शायद आप रिलेट कर सकें शायद इससे, कि कैसे हमारी मेमोरीज़ जो हैं वो बिल्ड करता है दिमाग, जो एक्चुअली होती ही नहीं है। अभी कोई महीना पहले की बात है, मैं ट्रेल 6 पे हाइकिंग कर रहा था, रात हो गई, तकरीबन 8:30 हो गए। तो मुझे एक जानवर जैसे शेर की तरह की ना एक आवाज़ आई करीब बुशेस से। तो मैं ऑब्वियसली मैं डर गया, मैं थोड़ा सा तेज़ चलना शुरू हो गया, उसने भी एक दो फुट स्टेप फॉलो किए और मैं भागना शुरू हो गया। मैं भाग गया और बस वो ख़त्म हो गई बात। अब मैं डर गया चूँकि, तो वापस आके मैंने अपने फेलो हाइकर्स को एक मैसेज लिखा। मैंने कहा जी ये आज इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ, मुझे शेर के बच्चे जैसी तकरीबन छोटे शेर की आवाज़ आई और उसने थोड़ा सा मुझे फॉलो भी किया, तो आप बच के रहें। 3-4 दिन बाद क्या हुआ जी कि उसी ग्रुप पे एक फेलो हाइकर ने लिख दिया कि कल शिकारियों ने एक शेर का बच्चा मारा है, उसी तकरीबन उसी एरिया में जिसको आप कह रहे थे, और ये उसकी तस्वीरें हैं। उसने लगा दी तस्वीरें, वो वाइट कलर का वो स्नो लेपर्ड की तरह का शेर का बच्चा था, किसी शिकारी ने मार दिया था। अब होता क्या है, मेरे साथ क्या हुआ कि अब मेरे दिमाग में वो आवाज़ नहीं रही, बल्कि ये तस्वीर आ गई है जो किसी शिकारी ने मारी है। और जो पहले मैं शायद 20-30% श्योर था कि पता नहीं शेर की आवाज़ थी या बंदर थी या पेग था कि पता नहीं क्या था, अब वो कंफर्म मेरे दिमाग ने कर लिया है कि वही वही वाला शेर था वाइट कलर का, वही तुम्हारे पीछे थोड़ा सा भागा भी था। तो अभी तो चले महीना पहले की बात है ना, तो मेरी मेमोरी ज़रा विविड है, मुझे याद आ रहा है। अब ये बात ख़त्म हो जाएगी और 10 एक साल बाद कहीं डिस्कशन में कहीं बात आएगी तो मैं कहूँगा हाँ हाँ मैंने एक शेर देखा था वाइट कलर का, अब छोटा सा था, मेरे ऊपर छलांग भी लगा दी उसने, वो तो शुक्र है मैंने उसको आगे से धक्का दिया और भाग पड़ा मैं। यानी इस तरह मेमोरी बिल्ड हो जाती है इंसान की, और ये रोज़ होता है। आप भी कहीं कुछ सोचें आपको तो आपको समझ आ जाएगी, याद आ जाएगा कि बचपन में आपके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ जो एक्चुअली कुछ और था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको कुछ और ही बना दिया। तो इसी तरह हम रोज़ ना गलत किस्म के डिसीजन करते रहते हैं जब तक हम कोई साइंटिफिक तरीके को नहीं फॉलो करते। अब यहाँ पे 3-4 चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं सिर्फ इनको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये आपकी जो मैंने किताब रेफ़र की है उसके अंदर हैं, वरना ये yourlogicalfallacies.com पे ढेरों सारी और भी हैं। ये पहली लिखी हुई है ओवर जनरलाइजेशन। अब ये क्या होता है ओवर जनरलाइजेशन? इट अकर्स व्हेन वी हैव सम बिलीवेबल एविडेंस एंड देन अज्यूम दैट इट अप्लाइज टू मैनी अदर सिचुएशंस एज वेल। आप यानी एक जगह देख लिया और लगता है हर जगह ऐसा ही होगा। अब इसके अंदर एक चीज़ इसके आगे लिखा हुआ है सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन। वो क्या चीज़ होती है? इट अकर्स व्हेन वी टेक स्पेशल नोटिस ऑफ अ सर्टेन सिचुएशन, इवेंट और पीपल एंड देन जनरलाइज फ्रॉम देम। यानी कि 50 लोग हैं, उनमें से किसी एक को ऑब्ज़र्व करके, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले डी वॉटसन वाली या शाहीन वाली एग्जांपल दी, हम उसको हर एक के ऊपर लगा देते हैं। आगे लिखा है प्री मेच्योर क्लोजर। ये कब होता है? इट अकर्स व्हेन वी फील दैट वी हैव द आंसर एंड नो लॉन्गर नीड टू लिसन, सीक इन्फॉर्मेशन और रेज क्वेश्चंस। यानी जो ही हमें एक पहली बात पता लगती है किसी सवाल के बारे में, जैसे मुझसे पूछा जाए कि शाहीन के सेल्समैन कैसे हैं, तो मैं पहले सेल्समैन से बात करके ही आपको बता दूं कि इनके सेल्समैन तो ऐसे होते हैं। इसको कहते हैं प्री मेच्योर क्लोजर। फिर अगला लिखा हुआ है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या है? जब आप किसी बंदे को हाईली पॉजिटिव या प्रेस्टिजियस समझते हैं और उसी चीज़ को ओवर जनरलाइज कर देते हैं। जैसे आपके पास एक नया एम्प्लॉय आए और आपको कहीं से फ़ोन आया, यार ये मेरे पास भी था, ये तो बहुत ही सुपर हाई फाई किस्म का बंदा है और ये तो कंप्यूटर का मास्टर है, तो आप बस फिर कहेंगे जी ये बंदा, बस अब इसी से काम करवाना है। वो उस वक्त समझ आती है जब वो पता लगता है कि ये तो हुआ होगा पीछे लेकिन आपके काम का तो नहीं है। तो इसको कहते हैं हेलो इफेक्ट, यानी ये बंदा तो गलत कर ही नहीं सकता। आखिरी लिखा है फॉल्स कंसेंसस। False consensus suggests that we are not good at distinguishing between what we personally think and what we think most other people believe। यानी आप हमें ये लगता है कि जो मुझे लगता है लोगों को भी वैसा ही लगता है,
आपने कभी कभी लोगों को सुना होगा, यार देख, यार देखो ना, ऐसा ही है ना, देखो, देखें आंटी, ऐसा ही होता है ना। वो आपके दिमाग में हो रहा होता है, हर जगह नहीं हो रहा होता। लेकिन अगर हम डिस्कस नहीं करते तो हमारा दिमाग उसको बहुत दूर तक ले जाता है, और हमें उस वक्त एक रूड झटका मिलता है, जब पता लगता है नहीं यार, मैं तो कुछ और ही समझता रहा हूँ, दुनिया तो कुछ और समझ रही है। तो इस तरह बहुत सारी फैलेसीज़ हैं, लॉजिकल फैलेसीज़, जो कि हम लोग रोज़ करते हैं, और हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम उसमें कौन सी गलती कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, वन ऑफ मैनी मैनी रीजंस टू स्टिक टू रिसर्च, और अपने एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा प्रिस्टीन समझना सही नहीं होता, क्योंकि हम बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं। थोड़ी सी ब्रेक करते हैं और आगे चलते हैं।